कहानी है एक कि बदायूं में उन दिनों एक राजा हुआ करते जिनका नाम था सेतराम जी। क्या नाम था? क्या नाम है बदायूं के राजा का? सेतराम जी नाम करके एक बदायूं के राजा है। इनके 100 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? कोई इसमें हंसने की आवश्यकता नहीं, ये बहुत कॉमन, बेहद कॉमन चीज है। आप इसको मान लीजिए कि ऐसे कॉमन तरीके से हुआ करता था, इसमें कोई बड़ी बात कि किसी के 20 रानियां हैं, एक एक 5-5 होते हैं। मेवाड़ का अंतिम राजा मैंने कौन सा पढ़ा है? भीम सिंह। संधि कौन करता है? कब करता है संधि? 1818। तो ज्यादा पुराना नहीं है 1818, तो आज से 300 साल पहले। भीम सिंह के 95 टाबर थे। 95 95 बेटे बेटियां सारे मिला के कितने हो रहे थे? तो ये बहुत कॉमन चीज है, इसमें तो हंसी आनी नहीं चाहिए कि बहुत यूं लगता ही नहीं कि भाई ये अजीब बात हो। अजीब कैसे हो सकता है? राजा की जब रानियां 20-25 है तो 50 टाबर 60 टाबर, ये बहुत कॉमन सी चीज हो जाएगी अपने आप। वो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अपने से 3 पीढ़ी पहले एक आदमी की एक ही लुगाई है, फिर भी टाबर 11 है। उस हिसाब से तो एवरेज कम है इनका कि रानी 20 से टाबर होने चाहिए 200, इनके तो अभी 100 तक ही आंकड़ा पहुंच पा रहा है। तो सेतराम जी के 100 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 100 उनके वो हुए, 100 लड़का, 100 संतान भी उनकी। कहा भी जाता है कि गुणचा सा सियो बडो सिया बड़ा 50। क्या लाइन है बोलो देखे? गुणचा सा सियो बडो सिया बड़ा, दोबारा बोलो देखे, गुणचा सा सियो बडो सिया बड़ा 49, मतलब 49। गुणचा सा सियो बडो मतलब 49 से तो बड़ा कौन था? सिया। सिया बड़ा 50, और सिया से बड़े और कितने थे? मतलब 50 हो गए। उसके बाद कौन हुआ? सिया। तो सिया कौन से नंबर पे हो गया? 51। और सिया के बाद में और कितने हुए? 49। तो 51 पे सिया, 49 बाद में, टोटल कितने हो गए? गुणचासा सियो बडो सिया बड़ा 50। तो टोटल कितने हुए? कितने हुए? 100। सिया कौन से नंबर पे? 50 हो गए। 50 के बाद 51 पे कौन हुआ? सिया। और सिया के बाद और कितने हुए थे? ये किसकी संतान है? 51 नंबर पे कौन होता है? सिया। तो कहते 51 नंबर पे जो बच्चा हुआ, 50 होने के बाद जो 51 जो हुआ था उनके, तो अब तो क्या हो गया? आपके घड़ियां आ गई, मोबाइल आ गए, टाइम देख लेते हो आप। पहले टाइम देखने के ये तरीके तो थे नहीं। पहले टाइम देखने के तरीके थे भाई सूरज की रोशनी कहां पड़ रही है, चांद की रोशनी कहां पड़ रही है। अच्छा, आप कुंडली बनाते हैं आजकल? कुंडली बनाते हैं आजकल तो आप खुद ही बना लेते हो। मोबाइल में से ऐप आ रखे कि खुद का वो जन्म स्थान डालो, खुद का जो टाइम है वो डालो, खुद की जो डेट है वो डालो, और वो बता देगा कि तुम्हारे राजयोग है। कुंडली सबकी राजयोगी बताती है। मैंने आज दिन तक किसी की कुंडली के बारे में ये नहीं पढ़ा कि उसकी कुंडली के अंदर लिखा कि फकीर है, लीचड़ों की जिंदगी जिएगा। एक किसी भी आदमी के बारे में सारी कुंडली वाले ये कहते हैं भाई साहब जोरदार है, इसके अंदर तो क्या है? राजयोग है। तो आप खुद ही बना लेते हो आजकल तो अपनी कुंडली। तो पहले भी कुंडलियां बनवानी पड़ती, तो टाइम का पता कैसे लगे? तो पहले राजा महाराजा कह के रखते कि भाई जैसे ही बच्चा हो, जहां पर चांद या सूरज की रोशनी पड़े वहां पे लाइन खींच लो। छाया छाया बनेगी, तो जहां छाया बने वहां पे क्या खींच लो? लाइन। जब ये 51 नंबर वाला सेतराम जी की 51 नंबर का जब बच्चा होने वाला था, तो कहा कि भाई बच्चा होते हुए लाइन खींचना है, तो ठीक है। तो जो बच्चा करवाने वाली महिला, डिलीवरी करवाने वाली जो महिला थी, नर्स बोलते हो आजकल आप, गांव बोलते हैं दाई, दाई दाई बोलते हैं दाई। इस दाई से शब्द बना धाय। दाई से क्या शब्द बना? या धाय से शब्द क्या बना है? दाई। वे महिलाएं जो बच्चे करवाती, बच्चों का लालन पालन करती, उनको बोलते धाय। क्या बोलते? पर बच्चे का लालन पालन करने वाली तो माँ के समान है, इसलिए अपने बोलते दाई माँ। तो पन्ना दहाय, नोजूबाई दहाय, ये सब बोलते हैं। तो ये दहाई माँ हुआ करती सारी की सारी। तो जो डिलीवरी वाली महिला थी, जो दहाई माँ थी, उसको कहा हुआ था कि भाई बच्चा होते लाइन खींचना। वो बेचारी लाइन खींचनी भूल गई। बच्चा हुआ, उसके वो लगी होगी उस कामकाज के अंदर, और वो लाइन भूल ही गई। और उसके 15-20 मिनट बाद में यार लाइन नहीं खींची। राजा आते पूछेगा लाइन कहां पे, और उसने 20 मिनट बाद में जाके लाइन खींच दी। राजा कहां पता कर रहा है कि लाइन पहले खींची थी कि बाद में खींची थी। पर अपने ग्रह नक्षत्र तो कहते हैं कि साहब 1 मिनट का भी फर्क आ जाए तो आपके ग्रह नक्षत्र क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते। अब राजा को पता चला कि तुम्हारे बेटा हुआ है। राजा पंडित जी को लेके आया। राजा ने पंडित जी को, पंडित जी लाइन देखो और लाइन देख के बताओ कि भाई बेटे का भाग्य क्या है। और पंडित जी ने लाइन देखी, और पंडित जी ने लाइन देख के कहा कि बच्चा बहुत गलत टाइम में पैदा हुआ है। यदि इस बच्चे का मुंह इसके बाप ने देख लिया तो बाप मर जाएगा। बाप क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो सेतराम जी ने कहा मेरे देखना जरूरी थोड़ी है भाई, पहले मेरे कौन से कम है और आगे कौन से कम पड़ जाएंगे, इतना तो खुद पे कॉन्फिडेंस है मेरे को, और इसका मुंह देखने की आवश्यकता। और उन्होंने बुलाए हत्यारे, बुलाए जल्लाद, मारने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जल्लाद। जल्लाद बुलाए, और उन जल्लादों को आगे इसको जंगल में लेके जाओ, जंगल में ले जाके मार दो इसको। 1 दिन का बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, जल्लाद लेके गए जंगल में,
और जंगल में जाके जब मारने लगे तो उन जल्लादों का बेचारों का जीव माना नहीं। उनको लगा यार एक दिन का टाबर है, जिलप है, मारा कैसे जाए अपने हाथ से। जो कहा नहीं मारेंगे, राजा के पास गए तो राजा अपने को मार देगा कि मैंने आपको ऑर्डर दिया था, तुमने ऑर्डर का पालन नहीं किया, तो क्या करें। तो एक जल्लाद ने कहा एक काम करते हैं, किसी पशुओं की कोई गुफा बनी हुई थी, जंगली जानवरों की जो गुफा है उसमें फेंक देते हैं, जंगली जानवर खा जाएंगे अपने आप ही, तो अपने भी पाप नहीं लगेगा और राजा अपने को दंड भी नहीं देगा। तो एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर फेंक के चले गए उस बच्चे को। वैसी कहानी है कि इस गुफा के अंदर और एक शेरनी थी, उस शेरनी ने उसी दिन एक बच्चे को जन्म दिया था और माँ बेटी दोनों सो रहे थे। उस बच्चे को उन्होंने फेंका तो लुढ़कता लुढ़कता उनके पास में जाके गिर गया। शेरनी जब खड़ी हुई तो उसको लगा मेरे दो बच्चे हैं, तो उसने दोनों का लालन पालन करना शुरू कर दिया। डार्विन डार्विन एक वैज्ञानिक हुआ है। डार्विन एक सिद्धांत देता है, अनुकूलन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? बंदा जिस वातावरण में रहेगा उस वातावरण को एडॉप्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? उस वातावरण को। अब वो शेर और शेरनी के साथ में रह रहा था तो वो उनकी तरह हो गया, वो हाथों को पैरों की तरह इस्तेमाल करता, वैसे चलता हो। अब वो शेर शेरनी के साथ में कच्चा मांस ही खाता, अब वो बच्चा उनके साथ में रहे। इधर अपने पाली के अंदर है पालीवाल ब्राह्मण। इन पालीवाल ब्राह्मणों को अपनी रक्षा के लिए किसी बंदे की आवश्यकता है। ये उधर कन्नौज की तरफ बदायूं जा रहे हैं कि बदायूं से किसी बंदे को लेके आएंगे, इसको राजा बनाएंगे, हम उसको टैक्स देंगे और वो हमारी क्या करेगा? रक्षा। जब वो बदायूं के जंगलों से गुजर रहे थे तब उन्होंने एक भयंकर वाला कारनामा देखा कि 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं। कितने शेर लड़ रहे हैं? उन शेर में एक शेर आदमी है और वो जो आदमी शेरों की तरह लड़ रहा है वो उन जिम में जीत रहा है, वो उन बाकी चारों शेरों को पीट रहा है और उसने एक शेर का पंजा पकड़ रखा है, पंजा पकड़ के उछाल रहा है उसको और दूसरे शेर को यूं मार रहा है इधर। और उनको लगा रहा ये क्या है, मतलब है तो आदमी पर चलता शेरों की तरह, हाथों को भी पैरों की तरह इस्तेमाल कर रहा है, गुर्रा रहा है, दांत निकले हुए हैं, बाल एकदम यूं बढ़े हुए हैं इसके। ये भयंकर कोतक है और ये अपनी तरफ नहीं देख ले कहीं, तो वो तो बेचारे भाग गए वहां से। आगे बदायूं पहुंचे। बदायूं के राजा कौन है? और उन्होंने सेतराम जी को जाकर आगे, सेतराम जी आपके जंगलों में एक भयंकर कोतक देखा है हमने आज। क्या देख के है कि वहां 5 शेर लड़ रहे थे, उन 5 शेर में एक आदमी है और वो आदमी उन 4 शेरों को पीट रहा है, पर वो रहता शेरों की तरह है, वैसे गुर्रा रहा है, वैसे चल रहा है वो। सेतराम जी ने कहा मैं ही मिला मजाक करने के लिए, और कोई मिला ही नहीं था। तो अरे सर सच में आपको उसकी सौगन है, हम ये सब देख के आए हैं। वो तो ये बात कह के चले गए। अब ये बात पूरे जंगल वो उस शहर के अंदर फैली, पूरे राज्य में फैली कि यार इस प्रकार जंगल में ये है, जंगल में एक आदमी है शेरों के साथ रहता है। वो जो जल्लाद थे जो मारने के लिए गए थे, वो जल्लादों में से जो उनका सेनापति था, जो उनका मुखिया था, हेड था, चीफ था, वो राजा के पास गया। तो उसने राजा को जाकर, राजा मेरे यदि सजा माफ करो तो मैं एक बात बताना चाहता हूं। राजा ने कहा 7 खून माफ है, कि 7 मर्डर भी करके आया तो तेरे को सजा नहीं दूंगा, बता क्या बात है। उसने कहा वो जो कल शेर वाली बात अपने दरबार में चल रही थी ना कि हाँ वो सर आपका बेटा है। क्या बात करते हो, कैसे? कहा वो जो आपके था ना 51, आपने कहा था जंगल में जाके मार के, हाँ तो सर हमने मारा नहीं उसको, तो हम शेर की गुफा में फेंक के आए थे, तो और हो ना हो सर ये वही है। राजा ने कहा यार उसके बारे में तो पंडित जी की भविष्यवाणी थी कि उसको देखते ही राजा मर जाएगा। तो बेचारी वो दाई जो थी इसने लाइन खींची, उसने कहा था हम नहीं मरोगे, यदि है तो ले आओ। कैसे? कि वो लाइन मैंने आधे घंटे बाद में खींची थी, आधे घंटे में ग्रह नक्षत्र चेंज हो गए होंगे। तो राजा सेतराम जी ने अपनी सेना भेजी और सेना भेज के उसको पकड़ के लेके, बिना सेना के शेर पकड़ में कैसे है? पहले तीर वीर मार के उसको घायल किया, घायल करके बाद में उसको लेके बांध के लेके थोड़ी देर बाद होश आया तो उसको मिनक दिखाया कि मिनक है, कैसे गुर्रा रहा है, बोल थोड़ा बहुत। वापस डार्विन वाला सिद्धांत है, वो शेरों के साथ रहा तो बर्ताव कैसे करता था? शेरों जैसा। अब वो आदमियों के साथ रहा तो बर्ताव कैसा करने लग गया? उसके बाल काटे, दांत आगे से तिखे हो गए थे, थोड़े सेट किए होंगे उसके दांतों वांतों को। वो इतने दिन जिंदाबाद घूमता था, कपड़े पहनाए होंगे, कपड़े ले रहे। वैसे मामला थोड़ा सेटल किया उसको और अब एकदम साथ में बिठाना शुरू। इतने दिन तो कच्चा मांस ही खाया करता था, फिर उसका रोस्टेड नाम की भी चीज होती है और ये खा मजा ज्यादा आएगा इसके अंदर। अब वो यहां पे रहने लग गया, शेरों के साथ रहता है, इसलिए उसका नाम रखा गया सिंहा। क्या नाम रखा गया? पालीवाल ब्राह्मण आगे बंगाल साइड में बिजनेस करने जाते, वहां से बिजनेस करके वापस आए तो वापस वहां रुके बदायूं में, और उन्होंने पूछा कि राजा हम एक बात कह के गए थे उसका क्या हुआ? और राजा ने कहा थैंक यू यार, वो तो मेरा बेटा ही था यार, आपने मेरे बिछड़े बेटे से मेरे को मिला दिया, मांगो क्या चाहिए तुम्हें? और उन्होंने कहा सर हमारे वहां रक्षा करने के लिए कोई एक बंदा चाहिए, आपका बंदा भेज दो, वो हमारी रक्षा कर लेगा। और राजा ने कहा ले जाओ, मेरे किसी भी सेनापति को लेके चले जाओ, किसी भी बेटे को लेके चले जाओ, खूब सारे बेटे हैं मेरे। तो उन्होंने कहा किसी को नहीं, इसको भेज।
ये जो इसको भेज, तो कहते हैं वो पालीवाल ब्राह्मण राव सिंहा को लेके आए थे। तो राव सिंहा सबसे पहले जब अपने यहां पर आया था तो कहते हैं 140 आदमी लेके आया था अपने साथ। कितने आदमी लेके आया? तो अपने पुरानी किताबों में लिखा हुआ है कि राव सिंहा 27 घुड़सवारों के साथ राजस्थान आया। 27, 7 बार 20 7 बार 20 20 20 20 7 टुकड़ियां, 27 मतलब 140, 28 मतलब 160। और गांव में आज दिन तक गिनती ऐसे ही करते हैं। गांव में जिनके पास भी भेड़ बकरियां, उनकी गिनती सुन लेना कभी, उनको पूछना कि कितनी भेड़े हैं, कहीं 8 बीसी है मतलब 160 है, 9 बीसी है मतलब 180 है। तो 20 वाली गिनतियां आज भी चलती रहती है गांव के अंदर। तो वो 27 घुड़सवारों के साथ राजस्थान आया। 27 घुड़सवार मतलब कितने लोग हो गए? और यहां आने के बाद पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए उसने खेड़ के अंदर अपनी राजधानी बनाई। एक किसी युद्ध में उनकी तरफ से लड़ रहा था, वो बिट्ठू में लड़ता हुआ मारा गया, तो बिट्ठू में उसकी क्या बनाई हुई है? भले बड़ी बात है। कहानी तो यहां पे आगे खत्म हो जाती है। इस प्रकार की कहानी है, एक बहुत पॉपुलर कहानी है। आपने पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी होगी। बाकी मेरी ये कहानी बहुत अर्ली एज, मतलब दूसरी तीसरी क्लास में सुनी हुई है। घरों के अंदर सुनाते थे कि अपने मारवाड़ में एक राजा हुआ था और वो राजा इस प्रकार शेरों के साथ में रहा था, इसलिए उसका नाम क्या था? सिंहा। इस कहानी के ऊपर जोधपुर वाले किले के अंदर एक पेंटिंग लगी हुई है। जोधपुर मेहरानगढ़ का किला है, उस मेहरानगढ़ किले में एक पेंटिंग है, जिस पेंटिंग के अंदर 5 शेर लड़ रहे हैं। उन 5 शेरों में एक शेर आदमी है और वो यहां पे लड़ रहा है। अब वो पेंटिंग यहां कई सालों से लगी हुई थी, किसी राजा ने बनवा ली, भाई हमारा पूर्वज कौन था? राव सिंहा, तो उसकी पेंटिंग लगा दो। तो यहां पे पेंटिंग लगी उसकी। अंग्रेजों का जब राज आ गया तो एक अंग्रेजों का एक बंदा अपने जोधपुर के किले में खूब साल तक रुक के गया, 2-3 साल रुक के गया। उस बंदे का नाम था रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम था बंदे का? रुडयार्ड किपलिंग इस किले के अंदर रुक के गया और उसने पेंटिंग देखी। उसने पेंटिंग देखा, ये क्या भाई, तुम्हारे शेरों के साथ में आदमी लड़ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? और अपने वालों का चुप, शेर शेर मत कर, राव सिंह जी हमारे पूर्वज हैं, ढंग से नाम ले, सियाजी महाराज बोल पूरा का पूरा। तो कौन थे? तो उन्होंने कहा हम राठौड़ों की उत्पत्ति इनसे मानी जाती है, राजस्थान वालों की, तो और ये हमारे पहले आदमी थे, तो ये ऐसे कैसे है? तो उसने कहा ये शेरों के साथ रहते इसलिए नाम सिया। और उसने पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई मांड के, उसको सुना रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को कहानी बड़ी पसंद आई, उसको प्लेटफॉर्म बड़ा पसंद आया कि आदमी यदि पशुओं के साथ रहता तो बिहेव भी कैसा करता है? पशुओं जैसा। उसने इस पे पूरा नॉवेल लिखा, जंगल बुक। कौन सा नॉवेल लिखा? और जंगल बुक का मुख्य कैरेक्टर आपका मोगली, और मोगली यही तो कर रहा है। मोगली आदमी है और किसके साथ में रहता है? पशुओं के। और वो मोगली कितना हिट हुआ कि जंगल बुक को 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। पहला अंग्रेज जिसको लिटरेचर में नोबेल मिला था वो रुडयार्ड किपलिंग है। वो पहली बुक अंग्रेजी में जिसको साहित्य के अंदर नोबेल मिला था, वो बुक कौन सी है? जंगल बुक। 2012 में हॉलीवुड वालों ने उस पर मूवी बनाई और ऑस्कर जीत गए। ऑस्कर मिला उस मूवी को, मतलब जंगल बुक को नोबेल मिला हुआ है, जंगल बुक मूवी है उसको क्या मिला हुआ है? ऑस्कर। मोगली कैरेक्टर इतना फेमस हुआ कि बच्चे बच्चे आप गीत गाते हो कि जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला। हाँ? सब जानते हो मोगली के बारे में। हम ये नहीं जानते हो मोगली हमारा राव सिंहा है, कि हमारे एक बंदे पे अंग्रेज बेच खाए, वो उस पे नोबेल जीत गए, वो उन पे बुक लिख के कोई ऑस्कर मूवी बना के ऑस्कर जीत गए, और हम हमारे बंदे के बारे में नहीं जानते। हमें मार्केटिंग नहीं आती। अंग्रेजों की मार्केटिंग बहुत अच्छी है। हमारी ये, मैं कहता हूं ये कहानी मेरी दूसरी तीसरी में सुनी हुई है। टीवी तो 2004 में देखा होगा हमने तो पहली बारी, कि 2004 तक गांव में लाइट ही नहीं थी, तो मोगली वोगली के बारे में तो जानते ही नहीं थे, जबकि मैं इस कहानी के बारे में बहुत अर्ली से जानता था। तो बाद में जब मोगली के कैरेक्टर के बारे में जानने लगा तो मोगली आदमी था और शेरों के साथ वो जंगल के अंदर रहा करता था। ये तो सियाजी वाली कहानी है साहब। फिर धीरे धीरे और बड़े हुए तो पता चला कि रुडयार्ड किपलिंग की बुक है। फिर और पता चला कि रुडयार्ड किपलिंग तो अपने जोधपुर ही रह के गया था। फिर और पता चला कि तो अपने जोधपुर की पेंटिंग है साहब। और ये रुडयार्ड किपलिंग कहानी चुरा गया अपनी पूरी की पूरी, और अपने सारे टाबर मोगली गा रहे हैं। आज के बाद ध्यान रखना है, वो कौन है? अपने सियाजी महाराज। सिया नहीं, सियाजी महाराज। अपने तो ढंग से नाम ले कम से कम।